नमस्कार बच्चों, सिद्धधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपन ना अपना चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, और उसमें हमने डैनियल सेल कंप्लीट कर लिया था ना सब कुछ। अब आज चलेगा अपना इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड विभव। तो फिजिक्स में विभव को ना वो V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अपने यहां विभव को E से रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ये मैं लिख देता हूं यहां E, ये तो इलेक्ट्रोड विभव है ना, ये तो विभव है E और इलेक्ट्रोड का है, इसलिए E इलेक्ट्रोड है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव को अपन किससे, E इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, सुनिए। अपन ने क्या किया था डैनियल सेल के अंदर, देखो ये धातु की छड़ है ना, जैसे मान लो जिंक धातु की छड़ थी है ना, और मान लो ये मैंने क्या ले लिया, अरे जिंक +2 आयनों से बना विलयन ले लिया ना, जिंक +2 एक्वस। अब यहां से क्या होगा, देखो ये इनके विलयन में डूबी हुई धातु की छड़। अब या तो इस छड़ पर ऑक्सीडेशन होगा है ना, अरे या तो ऑक्सीकरण होगा या फिर रिडक्शन होगा ना, ऑक्सीकरण या अपचयन। उस वजह से क्या होगा, देखो ऑक्सीकरण होगा मान लो है ना इसका, तो ऑक्सीकरण इसका हो रहा मान लो, तो जिंक क्या बनाएगा, अरे ये जिंक की छड़ है, किसकी छड़ है बच्चों, जिंक की। तो जिंक क्या बनाता है, जिंक +2 आयन बनाता है, और ये आयन कहां आते हैं विलयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएंगे छड़ पर। ऐसे दूसरा जिंक का परमाणु भी क्या बनाएगा, अरे Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे छड़ पर, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, अरे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। जबकि विलयन में कैसा है, अरे विलयन में क्या है, Zn+2 आयन है ना, यानी धनावेश है। तो छड़ पर नेगेटिव चार्ज और विलयन में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, किसकी वजह से हुआ, या तो उस छड़ पर ऑक्सीकरण हुआ या फिर अपचयन हुआ। उस वजह से छड़ और विलयन के बीच में क्या हो गया, छड़ और विलयन के मध्य में क्या होगा, आवेश का पृथक्करण होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा ना। उस वजह से एक विभव उत्पन्न होगा, उस विभव का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या कहेंगे अपन, जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों से बने विलयन में डुबोया जाता है ना, तो छड़ पर ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया के कारण क्या होता है, आवेश का पृथक्करण होता है ना। उस वजह से एक विभव उत्पन्न होगा, उस विभव का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, E इलेक्ट्रोड से। किससे बच्चों, E इलेक्ट्रोड से। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी ना, देखिए हाँ जी, तो क्या कहेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों से बने विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो छड़ पर ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया के कारण, या तो ऑक्सीकरण होगा या फिर अपचयन होगा, इसके कारण छड़ व विलयन के मध्य आवेश का पृथक्करण होता है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है।
जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होगा ना, क्यों? ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न होगा और अपचयन के कारण भी होगा ना। इसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। यानी ये ई इलेक्ट्रोड जो है, अरे ये दो प्रकार का है बच्चों ना। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक ऑक्सीकरण विभव, एक कौन सा है? ऑक्सीकरण विभव, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम ऑक्सीकरण विभव है ना। और अपचयन की क्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम क्या है? अपचयन विभव। अपचयन विभव। अपचयन विभव। देखिए इसको हम ई, तो विभव का मतलब ई, और ऑक्सीकरण है इसलिए ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं इसको ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई रिडक्शन। ई ऑक्सीडेशन और दूसरा ई रिडक्शन। अब सुनिए एक अलग से हेडिंग है ना। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रहा हूं मैं ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोड विभव, बस उसका मापन किस में कर लिया अपन ने? अरे स्टैंडर्ड कंडीशन में कर लिया ना, मानक परिस्थितियों में कर लिया ना। वो मानक परिस्थिति क्या हो सकती है? टेम्परेचर 298 केल्विन और आयनों की विलयन की जो सांद्रता थी ना, वो जैसे जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन लिए मैंने ना, ऐसे कोई सा भी आयन हो सकता है ना। तो उसकी जो कंसंट्रेशन लेनी है वो 1 मोलर लेनी है ना। कितनी? 1 मोलर, यानी उसकी मोलरता 1 होगा ना। तो जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसी का नाम क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या लिख सकते हैं पर अगली हेडिंग? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। और देखिए इसको हम ई, विभव का मतलब ई, और इलेक्ट्रोड विभव है इसलिए ई इलेक्ट्रोड, और मानक है इसलिए मैं क्या लिखूंगा? ई नॉट। ठीक है ना। मानक के लिए क्या लिखेंगे अपन? ई नॉट। अरे इस जीरो को नॉट बोलते हैं ना, ई जीरो बोल दो नॉट बोल दो एक ही बात है ना। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? क्या लिखूंगा मैं? 298 केल्विन ताप है ना पर 1 m, यानी 1 मोलर आयनों से बने विलयन में, 1 मोलर आयनों से बने विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कहलाता है। ये लीजिए, ये वही 2 प्रकार का होता है ना। ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो ये 2 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा है? एक मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है? ई नॉट ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं है, जो ऊपर है नहीं ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन, बस उसको अपन ने ई नॉट लिख दिया ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में माप लिया ना। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण ना यह ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है ना। ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण
उत्पन्न होता है ना। और देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं ना, जैसे देखो E0 मैंने ऐसा लिख दिया Zn+2। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था ना, अरे स्वतंत्र अवस्था में 0 होता है बच्चों ना, और Zn+2 का मतलब +2 हो गया, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है ना, लिखा रखा है मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी अपचयन कहलाती है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, है ना। ये सारी चीजें याद रखें आप ना, पीछे आ चुकी है। तो देखो जिंक का जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है ना, अरे उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, प्लस का 0.76 वोल्ट। कितनी? प्लस का 0.76 वोल्ट। ऐसे देखिए E0 Cu+2 कॉपर का होता है ना, माइनस का 0.34 वोल्ट। आगे देखिए एक और लिख देता हूं मैं ना, E0 Ag, और इससे क्या बन रहा है Ag+, यानी 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। और ये कितना है, ये है माइनस का, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन विभव के मान आप याद रख सकते हैं ना, वैसे आपको एग्जाम में तो लिख के देगा वो ना, पर कुछ याद हो तो बढ़िया है ना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में काम आएगा ना। तो माइनस का 0.80 वोल्ट। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण विभव। और स्टैंडर्ड कंडीशन में मापेंगे उसको, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। कौन सा, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, हाँ जी एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे की बात करते हैं पढ़ाना। हाँ जी कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए मैं इसको नहीं मिटा रहा ना, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं ना। देखिए मुझे कुछ समझाना है इसलिए ना। हाँ जी देखिए, अब आपको ऑक्सीकरण अपचयन पहचान में आना चाहिए ना, पहचानना आना चाहिए आपको ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना, मानक अपचयन विभव ना, मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव को अपन E0 रिडक्शन से लिखेंगे ना। ये E0 ऑक्सीडेशन से लिखा था मैंने, उसको E0 रिडक्शन से। तो ये किसकी वजह से उत्पन्न होगा, अपचयन की वजह से है ना। तो क्या कहेंगे, यह अपचयन की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है ना, अपचयन की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो E0 Zn+2 Zn। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 था, अब क्या हो गया 0, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कमी क्या कहलाएगी, अपचयन। इसका मतलब ये अपचयन विभव लिख रखा है ना, और नॉट लगा रखा है, इसका मतलब मानक। तो किसका, जिंक का मानक अपचयन विभव है ना, और वो कितना है, अरे वो बच्चों कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। अरे जिंक का मानक अपचयन विभव कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ऐसे देखिए आप E0 Cu+2 Cu, वही देखो +2 से कहां 0 ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया ना। तो ये कॉपर का अपचयन विभव है, और इसकी वैल्यू कितनी है, अरे इसकी वैल्यू है बच्चों प्लस का 0.34 वोल्ट। ऐसे देखो सिल्वर के लिए लिखता हूं मैं ना E0, और इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो Ag, अरे Ag+Ag। इसका मतलब इस सिल्वर का क्या दे रखा है, मानक अपचयन विभव है ना, सिल्वर का मानक अपचयन विभव। और इसकी वैल्यू कितनी है, अरे प्लस का 0.80 वोल्ट। अरे कितनी है बच्चों, प्लस का 0.80 वोल्ट। तो एक चीज यहां से देखिए आप, देखिए मैंने ऐसा लिखा जिंक+2, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है ना।
तो ये ऑक्सीकरण विभव की बात की जा रही है ना, कौन सा, मानक। और मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन है ना, और आयनों के विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। कितनी, 1 मोलर। तो जिंक का जो मानक अपचयन विभव आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट, सॉरी मानक ऑक्सीकरण विभव, सॉरी है ना। तो जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना आएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट। लेकिन जिंक का मानक अपचयन विभव कितना आता है, माइनस का 0.76 वोल्ट। कॉपर का देखो मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है, माइनस का 0.34 वोल्ट। कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। देखो सिल्वर का मानक ऑक्सीकरण विभव माइनस का 0.80 वोल्ट, जबकि मानक अपचयन विभव कितना है, प्लस का 0.80 वोल्ट। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, देखो किसी का देख लो आप, जिंक का देखो, तो मैथमेटिकल वैल्यू, अरे आंकिक मान कैसा समान, 0.76 0.76। यहां देखो 0.34 0.34 0.80 0.80। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव का जो मान है ना, मानक बोलो या ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव बोलो एक ही बात है ना। बस मानक का मतलब उसका मापन स्टैंडर्ड कंडीशन में कर लिया अपन ने ना। तो दोनों का मान कैसा है, समान। अरे मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, आंकिक मान समान है, केवल साइन का अंतर है। देखो अरे ये प्लस में है तो वो माइनस में है, और अगर ये माइनस में है तो वो प्लस में। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान तो बराबर होता है, लेकिन साइन का क्या होता है उनमें अंतर। अगर ऑक्सीकरण विभव अरे प्लस में है तो अपचयन विभव माइनस में होगा, ऑक्सीकरण विभव माइनस में है तो अपचयन विभव किस में होगा, प्लस में। तो इस वाले नोट को मैं डालने वाला हूं ना अब, इसलिए मैंने ना ये रोक लिया था पहले ना। दूसरी बात, आईयूपीएसी जो है ना, आईयूपीएसी, अरे वो मानक अपचयन विभव का जो मान होता है ना, मानक अपचयन, केवल किसका, मानक अपचयन, मानक ऑक्सीकरण नहीं है ना। मानक अपचयन विभव के मान को ही क्या मानती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या कहेंगे अपन की आईयूपीएसी के अनुसार मानक अपचयन विभव ही क्या है, अरे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आप मानक अपचयन विभव बोलो या मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बात एक ही है ना। तो मैं दोनों नोटों को डालने वाला हूं ना, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहां से इरेज करता हूं इसको ना। पहले फर्स्ट नोट देखिए आप ना, हाँ जी देखिए फर्स्ट नोट क्या है, हाँ जी बच्चों देखिए फर्स्ट नोट क्या है ना, नॉट। देखिए तो क्या कहेंगे अपन कि मानक ऑक्सीकरण विभव व मानक अपचयन विभव का मान परस्पर बराबर होता है ना, बराबर होता है ना। परस्पर बराबर होता है, केवल इनमें है ना साइन का अंतर होता है ना, साइन चिन्ह का अंतर होता है ना, का अंतर होता है। ये लीजिए, जैसे मैं यूं कह दूं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू कैसी है, सेम, केवल साइन का क्या है अंतर। अगर ये प्लस में तो वो माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ठीक है ना। दूसरा नोट देखिए आप, हाँ जी दूसरा नोट है कि आईयूपीएसी मानक अपचयन विभव को ही
को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है। हाँ जी, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे ये हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता की। इलेक्ट्रोड विभव निर्भर किस किस पर करता है ना, तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, इलेक्ट्रोड। आपसे पूछ लेगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ना, या वैसे पूछ लेगा ना अति लघुत्तरात्मक वगैरह में ना, तो इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता कि इलेक्ट्रोड विभव किस किस पर निर्भर करता है। देखिए, तो इलेक्ट्रोड विभव किस किस पर निर्भर करेगा। एक तो देखो धातु की नेचर पर डिपेंड है ना, धातु की नेचर पर डिपेंड करेगा ना कि भाई वो धातु इलेक्ट्रॉन देने वाली है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली है। देगी तो ऑक्सीकरण विभव, लेगी तो अपचयन विभव। तो क्या कहेंगे कि धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। तो पहला किस पर निर्भरता होगी कि धातु का जो इलेक्ट्रोड है ना, यानी धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, नेचर पर, है ना, पहला। दूसरा देखिए, अब दूसरा ताप पर निर्भर करेगा ना, किस पर, ताप पर। तीसरा दाब पर, लेकिन दाब पर है ना, किस पर, दाब पर। तो दाब पर कब निर्भर करेगा, केवल गैसीय इलेक्ट्रॉनों के लिए ना। अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है, गैसीय, तो ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसके लिए, केवल गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए ना, केवल गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए ना। हाँ जी, और एक देखो चौथा कि जो धातु आयन ले रखा है उसका विलयन है उसकी सांद्रता पर, है ना। तो धातु आयनों के विलयन की सांद्रता पर, तो क्या कहेंगे अपन, धातु आयनों के विलयन की सांद्रता पर। किस पर, सांद्रता पर, सांद्रता पर। यानी अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं एक फॉर्मूला ना, कैसा कि ई नॉट रिडक्शन जो है ना, अरे मैं ई नॉट रिडक्शन बोलूं या ई नॉट इलेक्ट्रोड बोलूं ना, मानक इलेक्ट्रोड बोलूं विभव बोलूं या मानक अपचयन विभव बोलूं ना, बात एक ही है। वो समानुपाती है किसके, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता ना, ऑफ, है ना, मेटल सॉल्यूशन। धातु आयन का जो विलयन है ना, मेटल सॉल्यूशन, ये लीजिए। यानी ई नॉट रिडक्शन जो है, मानक अपचयन विभव जो है, वो धातु का जो विलयन है ना, मेटल आयन, और लिख लो ना मेटल आयन सॉल्यूशन, मेटल आयन सॉल्यूशन। यानी धातु आयन का जो विलयन है ना, अरे धातु आयनों का जो विलयन है उसकी सांद्रता के कैसा समानुपाती। अगर धातु आयन का वो जो विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है तो मानक अपचयन विभव भी ज्यादा, अगर ये कम तो ये भी कम, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर अपन अगला टॉपिक लेते हैं ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए, अब चलेगा हमारा सेल विभव। क्या चलेगा बच्चों, सेल विभव, या उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या है ना, उसको शॉर्ट में ईएमएफ भी बोल सकते हैं, सेल का ईएमएफ। हाँ जी, देखिए तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको ना, कि मानक अपचयन विभव है वो धातु आयन का जो विलयन है उसकी सांद्रता पर, है ना, डिपेंड करता है, उसके समानुपाती है ना। इसका मतलब आयनों के विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो मानक अपचयन विभव का मान भी बढ़ेगा। मानक अपचयन विभव बोलो या मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बात एक ही है ना। तो अब हेडिंग क्या है अपनी अगली बच्चों,
देखिए, है ना, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का ईएमएफ, शॉर्ट में है ना। अरे विद्युत वाहक बल की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको शॉर्ट में लिख दिया अपन ने ईएमएफ, है ना। देखिए, तो अगली हेडिंग क्या है अपनी कि सेल विभव या फिर सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, या इसको बोल सकते हैं सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। तीनों में से कोई सी चीज बोल दो आप, ना। सेल का ईएमएफ बोलो, सेल का विद्युत वाहक बोलो, बल बोलो, ना, या सेल का विभव यानी सेल विभव। और इसको हम ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से, ठीक है ना। ई का मतलब विभव और सेल है इसलिए सेल विभव, ई सेल, ठीक है ना। और मानक लोगे तो इसके ऊपर नॉट लगा देंगे बस, है ना, मानक सेल विभव। तो क्या कहेंगे, देखो जब परिपथ खुला होगा ना, अब बताओ परिपथ खुला होगा, अरे तो क्या धारा का प्रवाह होगा क्या? अरे सर्किट कंप्लीट नहीं है, परिपथ खुला है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा ना। तो क्या कहेंगे, जब परिपथ कैसा हो, खुला, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होगा ना, उस स्थिति में जो सेल में दो इलेक्ट्रोड है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाएगा? सेल विभव। क्या कहा मैंने? जब परिपथ खुला होगा ना, तो सेल में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाएगा? सेल विभव। क्या कहलाएगा? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर कह दो सेल का ईएमएफ। तो क्या कहेंगे अपन कि जब परिपथ खुला होगा ना, अर्थात सेल में धारा का प्रवाह है ना, नहीं हो तो सेल में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? सेल विभव, है ना। सेल विभव कहलाता है ना। और दो नाम मैंने और बता रखे हैं ना, सेल का विद्युत वाहक बल बोलो या सेल का ईएमएफ बोलो ना, एक ही बात है ना। इस विद्युत वाहक बल की क्या है, ये इंग्लिश है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में लिख दिया ना। अर्थात हाँ जी, देखिए ई नॉट सेल है ना, मैं मानक वाला ले लूँ ना। ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड, अरे दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड होगा एक एनोड, तो कैथोड का जो अपचयन विभव है ना, उसमें से क्या करो, अरे एनोड का अपचयन विभव आप घटा दो, है ना। किसका? एनोड का। अरे ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको ना, इंपॉर्टेंट है ना। और क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, देखिए नॉट, यानी इस फॉर्मूले का ना, अरे इस फॉर्मूले का उपयोग करते समय, ये फॉर्मूला क्या कहता है? अरे जब जब मेरा उपयोग किया जाए ना, तब तब क्या रखोगे आप? कैथोड का भी अपचयन विभव और एनोड का भी अपचयन विभव रखोगे ना, ऑक्सीकरण नहीं है ना। क्या कहा मैंने? कैथोड का भी आपको अपचयन विभव रखना है और एनोड का भी आपको अपचयन विभव रखना है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की अपचयन विभव आपको रखने हैं ना। तो क्या लिखा मैंने नोट कि इस फॉर्मूले का उपयोग करते समय
करते समय एनोड व कैथोड दोनों का ही अपचयन विभव काम में लेते हैं, दोनों का ही अपचयन विभव काम में लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल डैनियल सेल, किसको ले रहे हैं बच्चों अपन? डैनियल सेल को ना। देखिए डैनियल सेल में हमको पता है ना, अरे जिंक धातु की जो छड़ है, जिंक छड़ वो एनोड का काम करती है भैया ना। अरे जिंक छड़ एनोड का काम करती है, कॉपर छड़ कैथोड का काम करती है ना। और हमको पता है जिंक का अपचयन विभव कितना है। अरे जिंक का अपचयन विभव बच्चों माइनस का 0.76 वोल्ट है ना। और जो कॉपर का अपचयन विभव है ना, किसका? अरे कॉपर का अपचयन विभव कितना है बच्चों? प्लस का 0.34 वोल्ट है ना। और यदि आप भूल जाओ ना, ध्यान रखना ना, अरे डैनियल जो है ना, वो डैनियल भगवान है ना इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना। अरे जैसे हमारे लिए भगवान होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल क्या है? डैनियल भगवान है ना। हाँ भूल जाओ तो डैनियल को याद कर लो ना। अब देखो डैनियल सेल में अरे जिंक छड़ थी, वो किसका काम कर रही थी? एनोड का। कॉपर छड़ कैथोड का। देखना अपचयन विभव, अरे जिंक का ज्यादा है कॉपर का ज्यादा है? अरे जिंक का ज्यादा है या कॉपर का ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है। तो जिसका अपचयन विभव कम वो किसका काम कर रहा है? एनोड का। और जिसका अपचयन विभव ज्यादा वो किसका काम कर रहा है? कैथोड का। तो जनरली जिसका अपचयन विभव कम वो सेल में एनोड का काम करेगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा वो कैथोड का काम करेगा। इस नोट को अपन लिखने वाले हैं आगे जाके ना। पर देखो यहां से डैनियल भगवान ने बता दिया कि भाई जिसका अपचयन विभव कम वो सेल में एनोड का काम करेगा, और जिसका अपचयन विभव ज्यादा वो सेल में किसका काम करेगा? अरे कैथोड का काम करेगा। इसका मतलब हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों? अरे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसका काम करने वाला है? अरे ये एनोड का काम करने वाला है। और ये किसका काम करने वाला है बच्चों? अरे कैथोड का काम करने वाला है। और वैसे देखो मैंने दोनों के अपचयन विभव लिखे +2 0। अगर मैं उल्टा कर देता एक को जिंक +2 कर देता और उसको प्लस का 0.76 कर देता ना, तो आपका काम क्या है? पहले उस ऑक्सीकरण विभव को किसमें चेंज करो? अरे अपचयन विभव में। और ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में चेंज करना तो आसान काम है ना। कैसे? बस अरे साइन उल्टा करना है, प्लस में तो माइनस कर दो, माइनस में तो प्लस में कर दो ना। बस न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी। पर अभी तो अपन ने क्या लिख लिया? अपचयन विभव लिख लिया दोनों का ना। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं यहां से? अरे यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों? ई नॉट सेल निकाल सकते हैं ना। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? देखो ई नॉट कैथोड, अरे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए रखिए कैथोड का काम कौन कर रहा है? अरे कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर। तो इसका अपचयन विभव कितना है? 0.34 माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक। तो जिंक का कितना है? अरे माइनस का 0.76। तो देखिए ये 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अरे 1.1 वोल्ट। अरे तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है ना, उसने पूछा है पहले या ना। अरे ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया ना। अरे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डैनियल सेल का ना, हाँ सेल विभव या सेल है ना, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? तो 1.1 वोल्ट। ये तो डायरेक्ट याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। हमने एक तो इलेक्ट्रोड विभव सीख लिया, एक सेल विभव सीख लिया ना। अब कल हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, SHE को पढ़ेंगे ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। और उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं ना, कोई अज्ञात इलेक्ट्रोड दे दे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं ना। इसको फिर आगे क्लास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक है ना। हाँ क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, शेयर अरे ज्यादा से ज्यादा करें भैया ना। हाँ तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपना ना 500 सब्सक्राइबर्स अपने क्रॉस हो चुके हैं ना। वहाँ वॉच टाइम भी 800 घंटे के आसपास चल रहा है ना, 781 घंटे है ना, कल तक 800 घंटे हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक है ना। ओके गुड नाइट, शुभरात्रि है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे है ना। साफ सुंदर नोट्स बनाए भैया ना, ठीक है। चलिए।